गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का छठा पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ेंगे। परिवर्तन शब्द से आप क्या समझते हैं? कुछ बदलाव होना। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आज का हमारा यही टॉपिक है। रासायनिक परिवर्तन हमें कई बार स्पष्ट नहीं दिखाई देते और कई बार दिखाई भी देते हैं, जैसे किसी चीज़ का जलने के बाद नया पदार्थ बनना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना, दूध से दही का बनना या दूध से पनीर का बनना, गोबर से गोबर गैस में परिवर्तन होना। इन्हीं सब के विषय में हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा सीखने का प्रतिफल क्या है? दैनिक जीवन में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को रासायनिक रूप से समझते हैं तथा विभिन्न परिवर्तनों को छांटकर वर्गीकृत करते हैं। अब भौतिक परिवर्तन तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें, क्या ऐसी नई चीज़ बनती है। आइए हम एक छोटे से क्रियाकलाप से इसकी शुरुआत करते हैं। परिवर्तन को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि हम एक क्रियाकलाप करते हैं और इसमें मेरे पास कुछ सामान है। ये सब सामान आपके घर पे भी उपलब्ध है, तो आप भी इसे करके देख सकते हैं। जैसे ये एक कागज़ है, एक लकड़ी है और एक मोमबत्ती जल रही है। तो यहाँ पर देखिए आप कि मैंने इस कागज़ पर कुछ लिखा, जैसे कुछ निशान बनाया, तो इस कागज़ की प्रकृति में इससे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये कागज़ ऐसे का ऐसा ही रहा। और अब मेरे पास ये एक कैंची है। अब मैं इस कैंची से इस कागज़ के 2 टुकड़े कर देती हूँ। ये मैंने इसे काट कर इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब भी कागज़ की प्रकृति में कोई अंतर नहीं आया। कागज़ पहले भी कागज़ था और अब भी ये कागज़ ही है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस कागज़ को जलाते हैं, यानी कि इसका दहन करते हैं। यहाँ पर देखिए कागज़ को मैंने जलाया तो इसने तुरंत आग पकड़ ली और ये काला हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एक काला काला पदार्थ बनने लगा जिसे हम राख कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर अब कागज़ की प्रकृति पहले जैसी नहीं रही। आप इसको देख भी सकते हो, ये देखो अब यहाँ पर इस कागज़ की प्रकृति पहले जैसी नहीं रही, एक नया पदार्थ बन गया जिसे हम राख कहते हैं। तो ये क्या हुआ? एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कागज़ की प्रकृति बदल गई। अब इसके बाद आप देख सकते हो मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा भी है। अब यदि मैं इस लकड़ी को तोड़ देती हूँ तो क्या हुआ? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि लकड़ी पहले ही थी ये और लकड़ी ही रह गई। लेकिन अगर अब मैं इसको जलाने का प्रयास करूं तो क्या होता है? आप देखिए इसे कि इसकी प्रकृति में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता, पहले जैसी रहती है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो जलने के प्रक्रम में धुआं भी निकल रहा है। ठीक है, तो जलना भी एक रासायनिक प्रक्रम ही है। ये मोमबत्ती जल रही है तो ये रासायनिक प्रक्रम ही है। अब ये देखो ये जलना शुरू हो गया लकड़ी, और हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसको बुझा दें, अब आप इसको कंपेयर करिए, देखिए इसमें से कितना धुआं निकल रहा है, इसका रंग बदल गया, इसका रूप बदल गया। जबकि पहले ये कैसे थी? कुछ इस प्रकार थी। अभी भी इसमें आग जो है हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अब आप इस मोमबत्ती को ही देखिए। जैसे अगर मान लो हम इस मोमबत्ती को बुझाएं तो इसमें से गैस निकल रही है, धुआं निकल रहा है। अगर मान लो इस मोमबत्ती के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। जब इसके 2 टुकड़े किए तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के गुणों में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जब हम इसको जला देते हैं तो ये दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसमें जो है रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है।
इसी तरह माचिस में भी आप देख सकते थे इस प्रक्रिया को। पहले माचिस ऐसे थी, जलने के बाद ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो इस क्रियाकलाप को देखने के बाद हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या कह सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि आपने क्रियाकलाप में देखा कि मोमबत्ती में दहन की प्रक्रिया, कागज का जलना, तो ये कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसके हम और भी बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन का दहन, ये हम पूरी प्रक्रिया करके भी देखेंगे कि किस प्रकार मैग्नीशियम रिबन में दहन की प्रक्रिया होती है। दूसरा उदाहरण है पौधों में प्रकाश संश्लेषण। आप देखते हैं कि जब पौधा छोटा होता है या जब बड़ा हो जाता है तो उसके भागों में कोई परिवर्तन नहीं होते। जैसे उसमें जड़ें होती हैं, तना होता है, पत्तियां होती हैं। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उनका आकार, उनकी संख्या, पत्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन पौधे जो हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया करते हैं, जो है कि प्रकाश संश्लेषण। पौधों में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। जो ये पत्ती जैसे मैंने बनाई यहाँ पर एक, और इसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल। पौधे का जो हरा रंग है वो किसके कारण है? क्लोरोफिल। आप जानते ही हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से। और कैसे होती है ये प्रक्रिया? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे जो हैं भोजन का निर्माण करते हैं। ये क्या है? स्टार्च, या जिसे हम मंड भी कहते हैं। साथ में हमें ऑक्सीजन गैस भी मिलती है। तो आप देख सकते हो कि एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें जो दो चीजें मिली शुरू में वो क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और जो बना वो क्या है? बिल्कुल अलग, मंड और ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस तरह का जो परिवर्तन है, जिसमें कि दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ को बना दें, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। हम और भी उदाहरण इसके करेंगे आगे चलकर इसी पाठ में, और इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करते हैं, जो कि है मैग्नीशियम रिबन का दहन। यहाँ पर मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है। हम इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो मैंने यहाँ मैग्नीशियम रिबन को तोड़ा, तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? एक भौतिक परिवर्तन। यानी बस हमने इस बड़े से रोल में से एक टुकड़ा इसका ले लिया और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम इसको इस ज्वाला पर इसका दहन करेंगे और देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कैसी प्रतिक्रिया या कैसी प्रक्रिया करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलने में थोड़ा समय भी अधिक लगेगा। अब ये देखिए, ये श्वेत प्रकाश के साथ जल रहा है। मैग्नीशियम रिबन के दहन के बाद इसकी जो राख होगी हम उसे भी इकट्ठा कर लेंगे यहाँ पर।
इस चाइना डिश में। और ये क्या है हमारे पास, सफ़ेद राख इसकी इकट्ठी हो गई। ये है हमारे पास, अब क्या आ गया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सफ़ेद रंग का ये जो पदार्थ आपको यहाँ दिख रहा है, सफ़ेद राख, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि दहन के पश्चात एक नया पदार्थ बन गया, प्रकाश भी निकला, कुछ मात्रा में धुआं भी निकला। और अब हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। अब पानी मिलाने के पश्चात ये एक और नए पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जो कि क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बन गया, इसकी हम इस लिटमस पेपर से जांच भी करके देख सकते हैं। ये कैसा हाइड्रोक्साइड बना है, ये क्षारकीय, क्योंकि इसने देखो लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर दिया। तो आपने देखा कि क्रमवार किस प्रकार रासायनिक परिवर्तन होते गए और नए पदार्थ बनते गए। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा भी यही कहती है कि जब पदार्थ जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी आपने इस क्रियाकलाप में देखा कि हमने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया। मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दहन के लिए ऑक्सीजन उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आप इस बात को नोट करें कि दहन की प्रक्रिया जो है, दहन का मतलब होता है किसी पदार्थ का जलना, उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो शुरू में हमारे पास क्या चीज़ थी, मैग्नीशियम। दहन हुआ उसका, हमारे पास एक नया पदार्थ बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी जब हमने इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफ़ेद राख बनी थी, जब हमने उसमें जल मिलाया, जल का सूत्र होता है H2O, तो हमारे पास एक और नया पदार्थ बन गया जो कि था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी प्रकार की प्रक्रियाओं को, जिसमें कि नए पदार्थ का निर्माण हो, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद हमने एक जांच और भी की कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास अंत में बना, वो किस प्रकृति का है। प्रकृति का मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। तो हमने इसकी प्रकृति की जांच किससे करी, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर से हमने इसकी जांच करी। हमने जब इसमें लाल लिटमस पेपर डाला तो उसका रंग बदल गया। कैसा हो गया वो, नीला। ये इस बात को दिखाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारकीय, क्योंकि क्षारकीय पदार्थों को लाल लिटमस पत्र नीले में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गैसें भी उत्पन्न होती हैं। इसे समझने के लिए आइए हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मात्रा में बेकिंग सोडा लिया है। आपको जो ये सफ़ेद पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बेकिंग सोडा। और इस प्याली में हमने एक मोमबत्ती भी लगा दी है। अब हम इस मोमबत्ती को जला देते हैं। यहाँ पे हमने मोमबत्ती को जला दिया। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कि दहन अपने आप में भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ मेरे पास ये विनेगर है, जिसे हम हिंदी में सिरका कहते हैं। हम कुछ मात्रा में सिरका लेते हैं यहाँ पर और इस प्याली में डालते हैं। आप नीचे देख सकते हैं अच्छी तरह कि बहुत सारे बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऊपर उठी और उसने मोमबत्ती को
बुझा दिया। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा कि हमने बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाया। बेकिंग सोडा पहले प्याली में था, उसमें मोमबत्ती लगाई और फिर उसमें सिरका डाला। अब यहाँ पर मैं आपको बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी बता देती हूँ। क्या है ये नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम सूत्र के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, NaHCO3। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, सोडियम का प्रतीक चिन्ह Na, फिर हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3। इसी तरह सिरका जो है, इसका भी रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है? एक क्षारक है, और क्षारक की जब अम्ल से अभिक्रिया हुई तो क्या बनता है? हमेशा हमने पहले पढ़ा हुआ है ये अम्ल और क्षारक वाले पाठ में कि अम्ल और क्षारक प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल और कुछ अन्य पदार्थ भी। तो यहाँ पर हमने कौन सी गैस निकलते हुए देखी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अन्य पदार्थ जो हैं, ये अभिक्रिया थोड़ी जटिल है, इसे आप बड़ी कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि जब हमने बेकिंग सोडा में क्या मिलाया? सिरका, तो कौन सी गैस उत्पन्न हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उत्पन्न हुई, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। आप जानते ही हैं कि दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक भारी गैस है, उसने उस ऑक्सीजन को एक तरह से ढक लिया और मोमबत्ती जो है वो बुझ गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने जो शुरू में चीज़ें ली वो अलग थी, बेकिंग सोडा, सिरका, और जो नई चीज़ हमारे पास बनकर आई वो अलग है। तो जब इस तरह का परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब हम एक और क्रियाकलाप करते हैं जिसमें आप देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है और एक नया पदार्थ भी बन रहा है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट की आवश्यकता है। कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का पदार्थ होता है। इस प्रकार मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ, ये कैसा दिखाई देता है हमें। ये इस तरह का नीले रंग का पदार्थ होता है। कुछ मात्रा में हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और इसमें पानी मिलाते हैं और इसका एक विलयन तैयार कर लेते हैं। इसका विलयन तैयार कर लेते हैं हम यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से घोल लेते हैं पानी में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक नीले रंग का विलयन तैयार हो गया। इसका रंग आपको बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो विलयन तैयार हुआ ये किसका है? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर मेरे पास जिंक धातु है। ये जो है एक धातु है जिंक। हम यहाँ पर एक धातु का टुकड़ा लेकर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रासायनिक
परिवर्तन शुरू हो गया है। जिंक धातु जो पहले कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी, आप विलयन में देख सकते हैं कि इसका रंग बदलना शुरू हो गया है और कुछ समय बाद ही ये विलयन में से कॉपर को पूरी तरह से विस्थापित कर देगी और विलयन का रंग जो है वो भी बदल जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये कैसा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। कॉपर जो है इसमें से अलग हो रहा है विलयन में से और उसका स्थान क्या ले लेगा, जिंक, और किसका विलयन बन जाएगा, जिंक सल्फेट का विलयन बन जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से इसका रंग बदल गया है। कंपैरिजन करने के लिए आप यहाँ पर इस धातु को देख सकते हैं, बिल्कुल चमकदार है, जबकि जो कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने धातु का टुकड़ा डाला वो पूरी तरह से ब्राउन कलर का हो गया है। यानी कि कॉपर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग हो गया और अब जो हमारे पास विलयन बना है वो क्या है, जिंक सल्फेट। अब आप देख सकते हैं कि ये कॉपर के कण हमें बिल्कुल अलग से भी इसमें दिखाई देने लग गए और विलयन का रंग भी जो है वो पहले ज़्यादा नीला था और अब कम नीला हो गया। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इस क्रियाकलाप में हम जिंक के स्थान पर अगर लोहे के साथ ये अभिक्रिया करने की कोशिश करें तो देखें क्या होता है। यहाँ पर हमने फिर से कॉपर सल्फेट लिया थोड़ा सा और इसका हम क्या बनाएंगे, विलयन तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा फ्रेश कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार किया है, तो आप इसको जिंक वाले से कंपेयर भी कर सकते हैं कि कैसे, देखो इनके रंग में परिवर्तन हो गया। जब जिंक का भी क्रियाकलाप पूरा हो गया, कॉपर इसमें स्पष्ट रूप से अलग हो गया, तो विलयन का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया ऑलमोस्ट। अब हम इसमें एक लोहे की कील डालते हैं और देखेंगे कि ये कैसे अभिक्रिया करेगी कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब आप देख सकते हैं कि इस विलयन में जो कील है उसके रंग में और जो पहले कील थी हमारी उसके रंग में कितना अंतर हो गया है। हम इसे बाहर निकाल के देखते हैं तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि देखिए इस पे कॉपर की परत चढ़नी शुरू हो गई है, जबकि सामान्य रूप से साफ जो हमारी कील थी वो कुछ इस प्रकार थी। हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए और इस विलयन में रख देते हैं और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद ये पूरी तरह से इस पे कॉपर की परत चढ़ जाएगी और विलयन का रंग बदल जाएगा। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर देखिए कील पर कॉपर की परत पूरी तरह से अब चढ़ गई है। इस तरह की अभिक्रियाएं जिसमें एक धातु किसी विलयन से दूसरी धातु को विस्थापित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों में, यहाँ पर जिंक ने विस्थापित किया कॉपर को और यहाँ पर लोहे ने, तो इन्हें विस्थापन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा कि हमने क्या लिया था, सबसे पहले कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम विज्ञान में इस तरह से सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। क्या है ये, कॉपर सल्फेट। क्या मिलाया था हमने इसमें, सबसे पहले एक जिंक धातु का टुकड़ा। जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं और अभिक्रिया क्या हुई, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाला तो जिंक ने कॉपर का स्थान ले लिया, क्योंकि जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है और जिंक सल्फेट बन गया। और साथ में क्या बना था, ब्राउन कलर का कॉपर, ये क्या है, जिंक सल्फेट। और
कॉपर। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, कैसा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरह हमने दूसरी अभिक्रिया जो करी थी उसमें हमने कॉपर सल्फेट में एक लोहे की कील डाली, तो लोहे का प्रतीक चिन्ह है Fe, इसे हम आयरन भी कहते हैं। और अभिक्रिया में फिर वही हुआ कि लोहे ने, आयरन ने कॉपर का स्थान ले लिया, तो क्या बन गया हमारे पास FeSO4 प्लस कॉपर, इसे हम आयरन सल्फेट कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि दोनों ही अभिक्रियाओं में विस्थापन हुआ, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील जो धातुएं थी, यहाँ पर जिंक और यहाँ पर आयरन, दोनों ने कम अभिक्रियाशील धातु यानी कॉपर को उसके विलयन में से विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया के लिए एक निश्चित नाम होता है जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों, इसी क्रम में हम एक और क्रियाकलाप भी करके देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे, हम चूना जो होता है, दीवार पे हम जो चूना करते हैं, उसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, चूने का पानी लेना है हमने यहाँ, और उसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पर डालेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम ये क्रियाकलाप करते हैं, फिर हम यहाँ लिखेंगे कि क्या नया पदार्थ हमें मिलता है। इस क्रियाकलाप को करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैं कुछ मात्रा में चूने का पाउडर डाल रही हूँ और पानी भी डालते हैं इसमें हम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक घोल तैयार हो गया। ये मेरे पास एक स्ट्रॉ जैसी ट्यूब है, अगर इससे मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें गुजारती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलेगी, जब श्वसन की क्रिया में हम कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा हो गया, दूधिया हो गया। और ये क्या नया पदार्थ बन गया यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस अभिक्रिया में आपने देखा नीचे यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और जल भी अलग से हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे हम अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे, चूने का पानी हमने शुरू में लिया था, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने स्ट्रॉ से इसमें कौन सी गैस डाली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बना हमारे पास, सफ़ेद रंग का दूधिया पदार्थ नीचे इकट्ठा हो गया, वो था कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में क्या बना, जल। तो आप देख रहे हो, हर बार रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा तो दो चीज़ें जिन्होंने अभिक्रिया की वो अलग हैं, और जो दो नए पदार्थ हमारे पास आए वो अलग होते हैं। आप इसे अभिक्रिया को याद भी करें। और ये श्वसन की भी प्रक्रिया हमारे लिए है कि श्वसन की प्रक्रिया में हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये श्वसन की प्रक्रिया के लिए भी मानक टेस्ट होता है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि बाहर निकलने वाली जो हमारी वायु है उच्च श्वसन के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
अगला जो रासायनिक परिवर्तन हम देखने वाले हैं वो बहुत ही सामान्य रासायनिक परिवर्तन है जिसे आप सब बच्चे रोज लगभग देखते हो। वो क्या है? लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण जो है वो किस प्रकार होता है लोहे में? लोहा जो है जब पानी और वायु के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जंग जो है किस तरह का पदार्थ होता है? हल्का भूरे रंग का पदार्थ होता है। आइए हम देखते हैं कि जंग और शुद्ध लोहे में क्या फर्क होता है। आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ एक कील है। इसका रंग आपको दिखाई दे रहा है, लोहे की कील है, तो ये बहुत शुद्ध है। अभी ये पानी और वायु के संपर्क में नहीं आई। लेकिन यहाँ गार्डन में देखो, हमने एक स्टैंड जो देखा, यहाँ पर गमले पड़े हैं, स्टैंड है, यहाँ पानी के संपर्क में भी आ रहा है ये स्टैंड और वायु के संपर्क में भी आ रहा है। तो ये देखो इस पर किस प्रकार एक भूरी सी परत चढ़ गई है। इसे हम जंग कहते हैं। और इसके साथ आप ये भी देख सकते हो कि इस पे पेंट भी हुआ है। जहाँ जहाँ से पेंट हट गया वहाँ तो हमें जंग दिखाई दे रही है, लेकिन जहाँ पर पेंट हुआ है वो स्थान जो है वो जंग से सुरक्षित होता है। तो पेंट करके हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तो आपने देखा कि जंग कैसे लगती है। लोहा Fe, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये लोहे का प्रतीक चिन्ह है। जब ये वायु के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में, ये क्या है? ऑक्सीजन, वायु का घटक है ये, और जल के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। इसे हम Fe2O3 लिखते हैं। इसका नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। इसे ही हम हिंदी में जंग कहते हैं। और जब लोहे पे जंग लग जाती है तो हम कहते हैं कि वो संक्षारित हो गया। जंग लगना, संक्षारण, संक्षारित, इनका मतलब क्या है? जंग लगना। इससे बहुत अधिक हमें जो है व्यावसायिक रूप से हानि होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोहे से बनी होती हैं। तो हम कैसे बचा सकते हैं चीज़ों को जंग लगने से? ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला और आसान उपाय जो हम कर सकते हैं जंग लगने से बचाने के लिए, वो क्या है? पेंट करना। हम चीज़ों को पेंट कर देते हैं, लोहे की चीज़ों को, जिससे कि उनमें उनका वायु और जल से संपर्क जो है वो कट जाता है और जंग नहीं लगता। दूसरा जो तरीका है, हम इन पर दो धातुएं मुख्य रूप से जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हैं क्रोमियम और जिंक। इन दोनों में से किसी भी धातु की परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम या जिंक की परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम जो धातु है इसकी परत जो है हम चढ़ाते हैं कैसे? विद्युत लेपन की प्रक्रिया से। विद्युत लेपन की प्रक्रिया से। आपने देखा होगा कि साइकिल के हैंडल, आपकी जो साइकिल है उसके हैंडल, हमारे जो गैस के बर्नर हैं, गैस का बर्नर, या हमारे घर में जो नल लगे हुए होते हैं वो आपको कैसे दिखाई देते हैं? जैसे स्टील के बने हों, लेकिन उनमें क्या होता है कि लोहे के ऊपर इस धातु की, क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। किसका इस्तेमाल करके? विद्युत का, अर्थात बिजली का। तो इससे वो जंग लगने से बच जाते हैं। आपने कई बार ये देखा भी होगा
अगर साइकिल में कहीं खरोंच लग जाए तो नीचे आपको लोहे की परत दिखाई देती है। दूसरा तरीका यह है कि जिंक धातु की परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है। अब जिंक धातु की परत चढ़ाने का एक पर्टिकुलर नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, यशद लेपन। यशद लेपन, आपने ये नाम याद रखना है। पेपर में कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका नाम है यशद लेपन। इसे हम इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन, NISATION। कभी कभी इस नाम से भी पेपर में पूछ लिया जाता है। हिंदी में हम इसे कैसे लिखेंगे, नाइजेशन। आपको नाम पूरी तरह से ये याद होने चाहिए ताकि पेपर में किसी भी रूप में आ जाए, चाहे उसको यशद लेपन लिखें चाहे गैल्वेनाइजेशन लिखें, आप उसको बता सकें कि जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, यशद लेपन। आपने अपने घर में स्टील के बर्तन भी देखे होंगे। अब स्टील में लेकिन जंग नहीं लगता क्योंकि स्टील में मुख्य पदार्थ तो लोहा ही है, लेकिन उसमें और भी चीजें मिला दी जाती हैं जैसे क्रोमियम, निकल, इसको हम निकेल कहते हैं। ये सब क्या हैं, धातुएं। और मैंगनीज। इन सभी धातुओं का मिश्रण जो है हमारा क्या है, स्टेनलेस स्टील। इनसे मिलने के बाद स्टील में जंग नहीं लगता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना। आपने जितनी भी घटनाएं देखी, जितने भी क्रियाकलाप हमने आज किए, उनमें सब में देखा कि ऊष्मा निकली, किसी में प्रकाश निकला। दहन की प्रक्रिया में प्रकाश और ऊष्मा दोनों थे। और कभी कभी रासायनिक अभिक्रियाओं में विकिरण भी निकलती हैं या अवशोषित होती हैं। इसे आपने देखा भी है, सुना भी है इसके बारे में कि ओजोन परत जो है, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो विकिरण है, उन्हें अवशोषित कर लेती है। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। दूसरा परिवर्तन क्या देखने को हमें मिलता है, ध्वनि का उत्पन्न होना। जैसे आपने देखा है जब पटाखों का विस्फोट होता है तो ध्वनि भी उत्पन्न होती है। गंध में परिवर्तन होना, यानी किसी चीज़ की स्मेल जो है वो चेंज हो जाना। आपने देखा है जब खाना खराब हो जाए या कहीं पर कूड़ा पड़ा हो तो वहाँ रासायनिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और उससे वहाँ की गंध में परिवर्तन होता है। अगला परिवर्तन जो हमें स्पष्ट दिखाई देता है वो है रंग में परिवर्तन होना। रंग में परिवर्तन हमने क्रियाकलाप में भी देखा कि जब हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा डाला, कौन सी अभिक्रिया थी वो, विस्थापन अभिक्रिया। उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग बदल गया। अगला है किसी गैस का बनना। तो रासायनिक परिवर्तन जब होंगे तो बहुत सारी गैसें निर्मुक्त होती हैं। जैसे हमने बेकिंग सोडा और सिरका को जब मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकली। अब हम देखेंगे आखिर में कि रासायनिक परिवर्तन जो है हमारे दैनिक जीवन में हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। सबसे पहला उपयोग आप इसका देखिए, अयस्क से धातु का निष्कर्षण। अयस्क होते हैं वे खनिज पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें साफ करके हम धातुएं उनसे प्राप्त करते हैं। धातु जैसे लोहा, जिंक,
ये सब धातुएं शुद्ध रूप में नहीं मिलती प्रकृति में, इन्हें हम निष्कर्षण की प्रक्रिया, निष्कर्षण का मतलब होता है उन्हें साफ करना, उन्हें साफ करके हम उनसे ये प्राप्त करते हैं। तो ये कई चरणों में रासायनिक परिवर्तन जब होता है तभी हमें धातुएं जो है शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। अगला है औषधि निर्माण की प्रक्रिया में। आपने देखा होगा जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो सभी की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही तैयार की जाती हैं। उनको तैयार करने या उनके निर्माण की प्रक्रिया में चरणबद्ध तरीके से रासायनिक परिवर्तन होते हैं और अंत में हमें वो औषधि या दवाई प्राप्त होती है। और बहुत सारे उपयोगी पदार्थ जो हैं रासायनिक परिवर्तन के कारण ही हमें प्राप्त हुए। बहुत सारे नए जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए उनमें रासायनिक परिवर्तनों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक, अपमार्जक होते हैं सफाई में उपयोग होने वाले पदार्थ, सफाई में जो पदार्थ हम उपयोग करते हैं जैसे डिटर्जेंट्स, साबुन, आजकल और भी कई तरह के पदार्थ आ गए हैं जैसे हार्पिक, लाइजॉल। इसकी जो सूची है वो काफ़ी बड़ी है। तो ये अपमार्जक जो हैं ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं से ही प्राप्त हमें हुए। अगला है उर्वरक। खेतों में जो हम उर्वरक इस्तेमाल करते हैं जिनमें की मुख्य चीज़ क्या होती है, NPK। यहाँ पर NPK का पूरा नाम, N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटेशियम। तो ये भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही तैयार होते हैं। इसके बाद है संश्लेषित वस्त्र जैसे नायलॉन, रेयॉन। ये भी हमें सभी के सभी रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक परिवर्तन से ही प्राप्त हुए। तो आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तन जो हैं हमारे जीवन का एक मुख्य भाग बन गए हैं। आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।